हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। तो खत्म इंतजार बाद, नीतीश सरकार बाद। नमस्कार, शाम के 4 बजने वाले हैं। एबीपी न्यूज पर हाजिर हूं मैं रुमाना इजहार खान। अब से ठीक आधे घंटे के बाद 4:30 बजे का वक्त तय है। बिहार को मिलने जा रहा है नया सीएम, नया मुख्यमंत्री। लेकिन वही नीतीश कुमार जो शपथ लेंगे एक बार फिर से सीएम के तौर पर। रिकॉर्ड बनाने जा रहे हैं नीतीश कुमार। 7वीं बार सीएम के तौर पर नीतीश कुमार शपथ लेने जा रहे हैं। अच्छा देखिए, पिछले 20 साल में 14 साल तक सत्ता में रहे नीतीश कुमार का ये 7वां मौका जब वो शपथ लेंगे। मतलब ये 7वीं पारी जो आज शुरू होने जा रही है। सीएम बनने के बाद नीतीश कुमार ने कभी विधानसभा चुनाव लड़ा नहीं, लेकिन सुशासन बाबू के तौर पर उनकी जो पहचान है वो पूरे देश में बनी और एक अलग और बड़ी पहचान नीतीश कुमार देश भर में अपनी बनाने में कामयाब रहे। हालांकि इस बार बिहार में खेल पलटा जरूर है और बड़े भाई की भूमिका में रहने वाली नीतीश कुमार की जो पार्टी है जेडीयू, वो बिहार में पहुंच गई 3रे नंबर पर। फिर भी नीतीश कुमार शपथ लेने जा रहे हैं बतौर मुख्यमंत्री बिहार के। पहले बीजेपी, फिर आरजेडी और फिर से बीजेपी के साथ सरकार बनाकर नीतीश 6 बार पहले ही शपथ ले चुके हैं। ये तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर इसी की गवाही दे रही हैं। और अब से महज आधे घंटे का इंतजार बाकी, जब राजभवन से नीतीश कुमार 7वीं बार शपथ लेंगे तो कैसा होगा नीतीश का मंत्रिमंडल। इसे लेकर बहुत कयास लगाए जा रहे हैं, इसे लेकर अटकलें गर्म हैं। शपथ ग्रहण की 10 बड़ी बातें क्या रहने वाली हैं, ये आपका चैनल एबीपी न्यूज आपको बताता है सिलसिलेवार तरीके से। नीतीश कुमार जो हैं वो 14 मंत्रियों के साथ आज शपथ लेंगे। बीजेपी अपने कोटे से 2-2 उप मुख्यमंत्री इस बार बना सकती है। सरकार में 7 मंत्री और विधानसभा स्पीकर बीजेपी के कोटे से ही होने जा रहा है। अच्छा, इस नीतीश सरकार में जेडीयू कोटे से 4 मंत्रियों को आज शपथ दिलाई जाएगी। सरकार में हम और वीआईपी इन दोनों को प्रतिनिधित्व दिया जा रहा है। दोनों के कोटे से एक-एक मंत्री शपथ लेंगे। नीतीश सरकार में बीजेपी जेडीयू से एक-एक महिला मंत्री बनेगी। और फिलहाल नीतीश कैबिनेट में किसी मुस्लिम की नुमाइंदगी नहीं है। नीतीश की पिछली सरकार के सिर्फ 3 मंत्रियों को फिलहाल जगह मिली है। आरजेडी, कांग्रेस, सीपीआईएमएल ने शपथ ग्रहण का बॉयकॉट कर दिया है। अमित शाह, जेपी नड्डा शपथ ग्रहण समारोह में शिरकत करने के लिए पटना पहुंच चुके हैं। अब से कुछ देर पहले तस्वीरें आई और आपको बता दें कि पटना में राजभवन में हलचल इस वक्त बढ़ती जा रही है, क्योंकि 4:02 का समय हो चुका है। 4:30 बजे का वक्त है जब नीतीश कुमार जो हैं वो शपथ लेंगे। आपके चैनल एबीपी न्यूज पर हमने पहले ही आपको बताया था किस तरीके से वो 7 का कनेक्शन जो नीतीश कुमार के लिए लकी रहा है। 7वां मौका जब नीतीश कुमार शपथ लेने जा रहे हैं। आज 16 नवंबर, 6 और 1 का जोड़ 7 होता है और वो 4:30 बजे का वक्त जो शपथ ग्रहण के लिए तय हुआ है, 4 और 3 का जोड़ एक बार फिर से 7 होता है। तो फिलहाल जिस तरीके से पटना में हलचल बढ़ रही है, आप देख सकते हैं मेरे साथ मेरी सहयोगी रूबिका भी इस वक्त मौजूद हैं। पटना में हमने खास स्टूडियो बनाया है। इस वक्त महज 28 मिनट का इंतजार बाकी, सीधे आपको लेकर चलते हैं रूबिका के पास। रूबिका, किस तरीके की हलचल है? देखिए रुमाना, राजभवन में हमारे दूसरे साथी, बाकी तमाम साथी मौजूद हैं, लेकिन हमें लगा कि जो जद्दोजहद जिस परिसर के, जिस बिल्डिंग के लिए हमें वहां आना चाहिए, बिहार विधानसभा में आप देखिए रंगाई पुताई का कार्यक्रम चल रहा है। सत्यमेव जयते को और चमकाया जा रहा है। अंदर मेरे टीम के तमाम साथी जब पहुंचे तो देख कर आए हैं कि विधायक कुछ जो हैं अलग अलग इलाकों के यहाँ पहुंच रहे हैं, अपना आई कार्ड बनवा रहे हैं, क्योंकि अब आज जब शपथ ग्रहण समारोह हो जाएगा, फिर प्रोटेम स्पीकर जो है वो चुना जाना है और उसके बाद जल्द से जल्द बिहार को सरकार के रूप में वो चेहरा मिलेगा जो सरकार को, हम ऐसी उम्मीद कर रहे हैं, जो बिहार को आगे के रास्ते पर ले जाएगा। लेकिन फिलहाल मैं आपको बता देती हूँ, यही वो परिसर था जब हमने यहाँ पर अपना स्टूडियो सेटअप किया था। लेकिन इस बार स्टूडियो नहीं है, इस बार हमें जमीन पर रहना होगा और तमाम जो अब लोगों की एक्सपेक्टेशंस हैं इन चुने हुए विधायकों से, वो पूरी करवाने के लिए इनके चैलेंजेस क्या होने वाले हैं वो हम पूछेंगे। 5 बजे की हमारी पूरी तैयारी है। लेकिन फिर आपको ये बता दें हम दर्शकों को, रोमाना के एक महिला का डिप्टी सीएम बनना, वो भी अति पिछड़े वर्ग से आकर, एक और डिप्टी सीएम यूपी के तर्ज पर बनना, तारकिशोर जी क्या कह रहे हैं, चूंकि वो
डिप्टी सीएम बनने वाले हैं, उनका परिवार कह क्या रहा है, जरा आपको सुनवाते हैं पहले। अभी तक कोई सूचना आई नहीं है, लेकिन लग रहा है कि कहीं न कहीं हमारी भूमिका बनेगी तो उस भूमिका का बेहतर ढंग से निर्वहन करेंगे। एक बार मंत्रिपरिषद का आकार लेने दीजिए, फिर आगे की बात आगे हम सब करेंगे। तो तारकिशोर बाबू भी डिप्टी सीएम क्यों, मैं ये जानना चाहता हूँ। देखिए, ये तो लोग जानते नहीं, ये तो नेतृत्व तय करता है, इसमें मैं कुछ नई टिप्पणी करूंगा। भारतीय जनता पार्टी में कौन कार्यकर्ता किस स्वरूप में काम करेगा, ये नेतृत्व वर्ग तय करता है, इसलिए इस पर मैं कुछ। नीतीश बाबू सीएम रहेंगे, आप उनके साथ रहेंगे। इससे पहले मतलब आप विधायक थे, लेकिन मंत्री के तौर पर काम करना उनके साथ। चलिए, जो भी जिम्मेदारी मिलेगी उस पर काम किया जाएगा। कभी न कभी नए रूप में तो जिम्मेदारी मिलती है, तो उसका करेंगे काम। ये पद से इसको बहुत कबल मिल जाना चाहिए था, क्योंकि बचपन से आज तक इसने बिजनेस में हाथ नहीं किया। हमेशा राजनीति में रहा, आरएसएस में रहा, भाजपा में रहा, जनसंघ में रहा, भाजपा में रहा। आरएसएस से शुरू किया। अच्छा, बम्बैया कहाँ कौन कौन देश गया झंडा लेकर के। अच्छा, तो संभाल पाएगा बिहार? हाँ, संभाल पाएगा। कहीं में रहबे क्या तो संभालेगा नहीं। अगर बिहार में बड़ी जिम्मेदारी मिलता है, कैसे संभालेंगे? संभालेंगे कह रहे हैं, जिम्मेदारी मिला तो संभालना पड़ेगा। घर में सब ठीक ठाक? हाँ, सब बहुत अच्छा से। बहुत अच्छा, हम लोग बहुत खुश है। बहुत बड़ा जिम्मेदारी मिला है मेरे दादाजी को, और मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मेरे दादाजी को इतना बड़ा जिम्मेदारी मिला है। अच्छा। अभी तक कोई सूचना आई? देखिए, पटना में बीजेपी दफ्तर के वहां मौजूद है मेरे सहयोगी पंकज झा, उनका भी रुख कर लेते हैं राजभवन में, जहां पर अब से कुछ ही देर में शपथ ग्रहण समारोह होने वाला है। वहां पर मेरे सहयोगी प्रकाश कुमार मौजूद है, उनसे भी बातचीत होगी। लेकिन पंकज, ये गजब का कार्ड खेला है। अति पिछड़ा से 4, पिछड़ा से 3, दलित से 3, सवर्ण 4 और वैश्य, अभी जो हम सुन रहे थे तारकिशोर के परिवार को, वो वैश्य समुदाय से आते हैं। ये जो कार्ड चला है अमित शाह ने, और अब से कुछ ही देर पहले वो वहां पहुंचे भी, साथ में हमारे तस्वीर भी आप देख सकते हैं। दर्शकों को मैं बता दूं, जब फूलों की वर्षा हो रही थी, अमित शाह और जेपी नड्डा जब वहां पहुंचे थे। लेकिन पंकज, ये बहुत स्ट्रांग कार्ड चल दिया है बीजेपी ने। आने वाले 10-20 सालों की सेटिंग में ऐसे कहूं तो गलत नहीं होगा। जी हाँ, बिल्कुल, मैं बार बार यही बात कह रहा हूँ आपसे। और जब अमित शाह इस बीजेपी दफ्तर में आए ना, तो फ्रंट सीट पर, आगे वाली सीट पर बैठे थे और पीछे जेपी नड्डा बैठे थे। और हम जिस सामाजिक आधार की बात करते हैं, मैं बार बार ये कह रहा हूँ कि बिहार में चुनाव के मुद्दे भले जो भी हों, लेकिन जब वोट पड़ते हैं ना, तो जाति, बिरादरी, सामाजिक आधार देखकर होता है। और इस बार वही चक्रव्यूह जो नीतीश कुमार का था, जो उन्होंने अति पिछड़ा और महादलित बना करके उन्होंने पिछले करीब 15-20 सालों से अपना एक सामाजिक आधार बना रखा था, बीजेपी अब उसमें सेंध लगाने की जरूरत में है कि वो अति पिछड़ा और अगड़ी जातियां उसके साथ में रही है। तो इस बार वो नया प्रयोग कर रही है कि ऐसा सामाजिक आधार बना रही है जो व्यापक हो सकता है। जेडीयू और बीजेपी दोनों को मिलाकर जो सामाजिक आधार बनता है, वो अकेले बीजेपी अपने लिए जुगाड़ में लगी है। आज जो मंत्रिमंडल का स्वरूप है या फिर जो दो डिप्टी सीएम है, ये बीजेपी की नई रणनीति होगी आगे की राजनीति के लिए। पंकज, आप आगे अपडेट दे, उससे पहले रोमाना का मैं रुख करना चाहूंगी, स्टूडियो में मौजूद हैं। रोमाना, बिहार में हम बहुत अरसे से, आप भी जानती हैं, यहाँ पर रिपोर्टिंग कर रहे थे, लोगों से बातचीत कर रहे थे। कुल मिलाकर देखिए ना, जब वोटिंग की बारी आती है तो क्या होता है, आप जात पर वोट करने लगते हैं। फिर जब मंत्री पद देने की बारी आती है तो उसी जात के उस विधायक को चुना जाता है जो वहां से उस वोट बैंक को खींच कर लाया है। पूरा सर्कल जो है वो बीच में से कभी टूटता नहीं है। लेकिन लोकतंत्र में रूपिका, जब आप सत्ता में भागीदारी की बात करते हैं तो उसमें तो जितना अधिक जातियों के हिसाब से प्रतिनिधित्व मिले उतना ही बेहतर। ये लोकतंत्र के हित में भी होता है, इस बात को हम सब समझते हैं। और मुझे लगता है 2 खास मेहमान जो इस वक्त स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद है, दोनों वरिष्ठ पत्रकार हैं, प्रदीप सिंह जी, अरविंद मोहन जी। एक टिप्पणी जरा दोनों से लेते हैं। प्रदीप जी, पहले आप आइए। ये 2020 में 7वीं बार जो शपथ ले रहे हैं नीतीश कुमार, इस सरकार के जरिए 2025 की सियासी बिसात बीजेपी बिछा रही है सर? बिल्कुल, देखिए, बीजेपी ने चुनाव नतीजे आने के बाद से ही 2025 की तैयारी शुरू कर दी। सुशील मोदी का हटाया जाना, 2 डिप्टी सीएम लाना, दोनों पिछड़े वर्ग से लाना, एक अति पिछड़े वर्ग से, एक पिछड़े वर्ग से, ये बीजेपी की भविष्य की राजनीति है बिहार के लिए, जो पूरे देश में बीजेपी करना चाहती है। देखिए, 4-5 तरह के वोट बैंक तैयार कर रही है बीजेपी। एक गैर यादव पिछड़ा,
उसमें उसके साथ सवर्ण जातियां और जातियों से उनमें दलित आदिवासी और उस जातियों से अलग महिला और युवा, ये वोट बैंक का कॉम्बिनेशन बना के देखिए, राजनीतिक समीकरण या गठबंधन तभी कामयाब होते हैं जब आपके साथ सामाजिक गठबंधन भी हो। सामाजिक आधार अगर आपका नहीं होगा तो राजनीतिक गठबंधन किसी पार्टी से कर लीजिए, कितनी भी पार्टियों से कर लीजिए, उसमें कामयाबी नहीं मिलने वाली। आप बड़ी बात कह रहे हैं सर। अरविंद मोहन सर, दरअसल बीजेपी इस वक्त यही कर रही है, अपना जो सामाजिक दायरा है वो बढ़ाती हुई यहां पर नजर आ रही है। महिला, वो चुप्पा वोटर जो चुपचाप नीतीश कुमार के साथ, एनडीए के साथ खड़ा रहा, खुद एनडीए की तरफ से इस बात को कहा गया। अच्छा, यूथ वोकल था जिसने तेजस्वी यादव के लिए भी बढ़ चढ़कर कहीं ना कहीं हिस्सेदारी दिखाई है, और अब उसे भी साधने की कोशिश इस मंत्रिमंडल के जरिए। देखिए, बिहार एकमात्र राज्य है मुल्क का जहां पिछले 30 साल से पिछड़ा राज चल रहा है, और कभी उस पे शक ये नहीं हुआ कि यहां पिछड़ा राज बदल सकता है। अगड़ों की आबादी काफी कम है बिहार में और राज्यों की तुलना में, वो एक वजह है, लेकिन बिहार में पिछड़ा आंदोलन काफी समय से चल रहा है। पहली बार बीजेपी आगे बढ़ के इस सरकार में है, ज्यादा मजबूत पोजीशन में है, तो भी हम किसी किस्म का चेंज नहीं दिख रहे हैं। अगड़ा पिछड़ा वाला तो छोड़ दीजिए, पिछड़ों में भी बहुत साफ शिफ्ट एक बीजेपी कोशिश कर रही है कि वो अति पिछड़ों में और दलितों के भी एक खास सेक्शन में पहुंचने की कोशिश बीजेपी कर रही है। और अभी जो मिनिस्ट्री बन रही है, जो नाम अभी चल रहे हैं, अब शपथ लेने के बाद क्लियर और होगा, वो सारे नाम इसी किस्म के हैं जिसमें एक बड़ा शिफ्ट दिखाई दे रहा है कि अब तक जो जातियां रही हैं बहुत प्रमुख, नीतीश सरकार तक में, मैं कहूंगा लालू सरकार में भी, नीतीश सरकार में भी, वो भी शिफ्ट होके अब दूसरी तरफ जा रहा है। और यादव या ठाकुर जो वोट अब तक के पॉलिटिक्स में, पिछड़ा राज में भी यही दो ग्रुप थे सबसे ताकतवर। सर, मैं जरा सा आपको रोकूंगी। इस वक्त ये तस्वीरें आ रही हैं बीजेपी मुख्यालय से, गाड़ियों का काफिला आप देख रहे हैं बाहर निकलते हुए। यहीं पर पंकज झा मौजूद हैं, जरा अपडेट लेते हैं पंकज से। पंकज, क्या राजभवन पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया है? यहां से मंत्रियों के निकलने का सिलसिला शुरू? जी हाँ, मैंने अभी देखा कि देवेंद्र फडणवीस जो कि प्रभारी हैं यहाँ पर, वो निकले हैं, और साथ में जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल, ये दो बड़े नेता उनके साथ निकले। लेकिन अभी भी अमित शाह और जेपी नड्डा दोनों भी बीजेपी ऑफिस में। बड़ी जानकारी दे रहे हैं पंकज झा। कुछ दिक्कत आ गई है, बता रहे हैं कि अभी उन्होंने संजय जायसवाल को देखा, वो निकले हैं बीजेपी दफ्तर से। देवेंद्र फडणवीस निकले हैं बीजेपी दफ्तर से, राजभवन के लिए लोग निकले हैं। अमित शाह गृह मंत्री, जो खासतौर से इस शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए पहुंचे हैं दिल्ली से पटना, वो अभी भीतर ही मौजूद हैं पार्टी दफ्तर के। राजभवन लेकर चलते हैं आपको, और राजभवन से एबीपी न्यूज संवाददाता प्रकाश कुमार इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। जरा बताएंगे प्रकाश, किस तरीके की हलचल इस वक्त बढ़ती हुई देख रहे हैं प्रकाश राजभवन में? बिल्कुल, ये राजभवन में जो राजेंद्र मंडप है उसके तस्वीर हम आपको दिखा देते हैं। ये राजभवन बिहार लिखा हुआ है और लाल रंग से लिखा हुआ है, और उसके बाद आप देखेंगे कि यहाँ पर मंत्री शपथ लेने वाले हैं। आज 14 मंत्री एक लाइन से बैठे हुए हैं। अशोक चौधरी, उनके बगल में विजय चौधरी, उनके बगल में विजेंद्र यादव और रेणु देवी वो दिख रही हैं। तमाम जितने भी मंत्री यहाँ पर शपथ लेंगे वो एक तरफ बैठ गए हैं। अब इंतजार हो रहा है अमित आखिर में राज्यपाल फागू चौहान आएंगे, उनके पहले नीतीश कुमार आएंगे। ये देखना होगा कि नीतीश कुमार पहले आते हैं या फिर अमित शाह पहले आते हैं, क्योंकि जहां पे दरवाजे पर सुरक्षा कर्मी बिल्कुल तैनात हैं और अलर्ट मोड में है कि जैसे ही वो आएंगे। यहाँ पर देखिए सुशील मोदी को हम दिखा, आप देखिए उन्हें पद से हटाया गया है और उन्होंने ट्वीट कर बताया बैठ गए हैं और मिलने करने के लिए। और क्योंकि पहली दफा आप देखिए कि ये सामने दिख रहे हैं, राजभवन में शपथ ग्रहण समारोह में आए हैं, सबकी नजर इन पर है कि सुशील मोदी इस पूरे जो मंत्री लोग बनने वाले हैं, जो शपथ ले खड़े हो गए हैं। थोड़ी दिक्कत आ रही है, आपका जो आउटपुट है वो सही से नहीं मिल पा रहा है। मैं दोबारा आऊंगी आपके पास इसको ठीक कराकर। फिलहाल ये सुशील मोदी को आप देख रहे हैं। सुशील मोदी गए जहां पर वो विधायक बैठे हुए थे जिन्हें मंत्री पद की शपथ लेनी है, जाकर उनसे मुलाकात की, और सीधे आपको लेकर चलते हैं। निधि भी वहीं राजभवन के बाहर ही मौजूद हैं, जरा जानते हैं निधि से। निधि, क्या अपडेट दे सकती हैं आप? क्या हलचल बाहर की तरफ आप देख पा रही हैं?
जी बिल्कुल, यहाँ पर जो हलचल है वो मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूंगी जरा तस्वीरों के जरिए दिखाए यहाँ पर कि किस तरीके से हलचल बढ़ गई है। और अब से कुछ देर पहले तमाम वो विधायक जिनको आज इनवाइट किया गया है और जो मंत्रिमंडल में शामिल होंगे वो सभी पहुंच चुके हैं। और इसके अलावा जेडीयू बीजेपी के जितने कार्यकर्ता हैं तस्वीरों के जरिए आप देख रही होंगी, और सिर्फ इंतजार किया जा रहा है कि सीएम का शपथ लेने के लिए नीतीश कुमार पहुंचे। और इसके अलावा अब अमित शाह जो कि यहाँ पर पहुंचने वाले हैं, तो कुल मिलाकर यहाँ पर हलचल जो है वो बढ़ गई है। और किसी भी वक्त मैं लौटूंगी आपके पास निधि, कुछ तकनीकी प्रॉब्लम आ रही है, इसको थोड़ा ठीक कराते हैं, फिर दोबारा आते हैं। और आइए सीधी तस्वीरें आपको दिखा देते हैं। नीतीश कुमार राजभवन पहुंच गए हैं, यहीं होना है शपथ ग्रहण समारोह, यहीं पर नीतीश कुमार 7वीं बार शपथ लेंगे। और प्रकाश कुमार नजर आ रहे हैं मुझे। प्रकाश, नीतीश कुमार पहुंच चुके हैं? जी बिल्कुल, नीतीश कुमार भी पहुंच गए हैं, भूपेंद्र यादव, देवेंद्र फडणवीस, ये तमाम बड़े नेता पहुंच चुके हैं। अब सिर्फ इंतजार हो रहा है अमित शाह का, और जैसे ही चंद मिनट बाकी रह गया है वो आएंगे और फिर राज्यपाल आएंगे यहाँ और शपथ ग्रहण का समारोह शुरू हो जाएगा। हम आपको फिर से तस्वीर दिखा रहे हैं, अगर आप यहाँ हमारे कैमरामैन दिखाएंगे कि कैसे बैठे हुए हैं नीतीश कुमार आगे में, और उनके ठीक बगल में देवेंद्र फडणवीस बैठ गए हैं, और उसके बगल में फिर एक चेयर के बाद भूपेंद्र यादव बैठे हुए हैं। तमाम जो मंत्री हैं उनसे पहले मुलाकात की उन्होंने, सुशील मोदी से भी उनकी मुलाकात हुई और फिर वो आगे बढ़ गए। और जितने भी नेता हैं जो मंत्री पद का शपथ ले रहे हैं उनके परिवार वाले भी हैं, यहाँ पर हैं, बहुत सारे एमएलएज हैं, एक्स एमएलएज हैं, वो पहुंचे हुए हैं। जो पूर्व मंत्री हैं इस मंत्रिमंडल में शपथ नहीं ले पा रहे हैं वो भी यहाँ पर आए हुए हैं, और वो जितने भी नेता हैं वो लगभग पहुंच चुके हैं। अब सिर्फ इंतजार आएंगे और फिर इंतजार खत्म होगा। शपथ ग्रहण समारोह पूरी तरह से तैयारी हो चुकी है। आप देखें जो राजभवन लिखा हुआ है, राजभवन बिहार पटना है, और राजभवन उजले सफेद कलर से लिखा हुआ है, और सामने में जब तैयारी हो रही है, अंतिम रूप दिया जा रहा है इस शपथ ग्रहण समारोह का। जैसा कि पहले भी हम देखते आए हैं कि क्योंकि आज बहुत कम लोग होंगे, मुख्यमंत्री 15 होंगे जो मंत्री शामिल होंगे, तो हो सकता है कि एक एक कर यहाँ पर शपथ ले। ऐसे 3 देखें तो एक ले रहे थे पद एवं गोपनीयता सबके हाथ में। बिल्कुल, तो ये तस्वीरें अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण हो जाती हैं। नीतीश कुमार देखिए किस तरीके से उस तरफ गए जहां विधायक बैठे हुए हैं, इन्हीं विधायकों को शपथ लेनी है मंत्री के तौर पर। बीजेपी के कोटे से तारकिशोर प्रसाद, रेणु देवी जो दोनों डेप्यूटी सीएम बनने जा रहे हैं, इसके अलावा मंगल पांडे हैं, अमरिंदर प्रताप सिंह हैं, रामप्रीत पासवान, राम सूरत राय, जीवेश मिश्रा। अच्छा, जेडीयू के कोटे से विजय चौधरी, अशोक चौधरी, विजेंद्र यादव, मेवालाल चौधरी आज शपथ लेंगे मंत्री के तौर पर। हम पार्टी की तरफ से संतोष मांझी, जीतन राम मांझी के बेटे हैं, ये विधान परिषद के सदस्य हैं, ये भी आज शपथ लेंगे मंत्री के तौर पर। और वीआईपी के मुखिया मुकेश सहनी, हालांकि विधानसभा चुनाव हार गए थे, लेकिन मुकेश सहनी भी आज मंत्री के तौर पर शपथ लेने जा रहे हैं। और ये तस्वीर नीतीश कुमार जो पहुंच चुके हैं राजभवन, जाकर उन्होंने अभिवादन स्वीकार किया विधायकों का जो इंतजार कर रहे हैं मंत्री पद की शपथ लेने के लिए। और उसके बाद देखिए आगे की पंक्ति में बैठे हुए हैं, इस वक्त बातें करते हुए नजर आ रहे हैं देवेंद्र फडणवीस, उनके बराबर में बैठे हुए नजर आ रहे हैं। देवेंद्र फडणवीस को बिहार का प्रभार बीजेपी की तरफ से दिया गया था। अब इंतजार यहां पर अमित शाह का हो रहा है। चंद मिनट पहले अमित शाह और पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा बीजेपी मुख्यालय से निकले हैं पटना से, यही राजभवन के लिए। किसी भी पल तस्वीरें हमारे सामने होंगी जब जेपी नड्डा और अमित शाह यहां राजभवन पहुंचेंगे। फिलहाल ये तस्वीरें आपके सामने, और 2 खास मेहमान जो स्टूडियो में हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। प्रदीप जी, 7वां मौका जब नीतीश कुमार शपथ लेने जा रहे हैं। नीतीश कुमार के हमेशा बीजेपी की तरफ से जो जोड़ीदार रहे हैं सुशील मोदी, इस बार साथ में वो नहीं है, और बीजेपी 2-2 डिप्टी सीएम बनाने जा रही है। चुनौतियां बड़ी होंगी निश्चित रूप से। देखिए रोमाना जी, ऐसा है कि सुशील मोदी को लगभग 30 साल का समय बीजेपी ने दिया। वो 1990 से बीच में थोड़े थोड़े समय के लिए 2 लोग रहे, यशवंत सिन्हा एक बार रहे, एक बार कोई और रहा। वो 30 साल से लगातार इस पद पर हैं। विपक्ष के नेता रहते हैं, अगर विपक्ष में रही पार्टी और सत्ता में रही तो वो डिप्टी सीएम रहते हैं। उनसे जो अपेक्षा थी कि पार्टी को जहां ले जाएंगे,
उसमें वो कामयाब नहीं दिखे, ये पार्टी की राय है। और पार्टी में एक बड़ा वर्ग है जिसका मानना है कि सुशील मोदी मैं जरा सा बीजेपी की आपको रोकना चाहूंगी सर। यहां पर हमने देखा अभी अमित शाह भी पहुंच गए हैं, भूपेंद्र यादव भी नजर आए इन तस्वीरों में। तो बीजेपी के वो तमाम बड़े नेता जिनका इंतजार किया जा रहा था वो भी राजभवन पहुंचे। अच्छा, कोने में आप देख रहे हैं वो जेडीयू के कोटे से जो मंत्री बनने जा रहे हैं अशोक चौधरी, वो बैठे हुए थे। ये तस्वीरें, ये देखिए, अमित शाह पहुंचे, दोबारा वो तस्वीरें दिखाऊंगी। फिलहाल ये मंत्रियों के हाथ में फाइल, जो मंत्री पद की शपथ लेने वाले हैं ना, ये वो विधायक हैं जो बैठे हुए हैं। अशोक चौधरी को आप देख रहे हैं, विजय चौधरी, बराबर में उनके विजेंद्र यादव नजर आ रहे हैं, मेवालाल चौधरी जी नजर आ रहे हैं। तो ये सब जेडीयू के कोटे वाले विधायक जो बतौर मंत्री यहां पर आज शपथ लेने वाले हैं। और ये राजभवन बिहार का वो मंच, यहीं पर एक एक करके ये विधायक जाएंगे, मंत्री पद की शपथ लेंगे। आगे की पंक्ति में फिलहाल बैठे हुए आप देख रहे हैं नीतीश कुमार को, उनके बराबर वाली कुर्सी पर देवेंद्र फडणवीस बैठे हुए नजर आ रहे हैं। और बस अभी वो तस्वीरें जिसमें अमित शाह पहुंच चुके हैं, जेपी नड्डा पहुंच चुके हैं, ये तस्वीरें राजभवन के बाहर की। ये तस्वीरें अंदर की अब आप देख रहे हैं, लेकिन इससे पहले जो तस्वीर थी वो राजभवन के बाहर की तस्वीर थी, जहां वो गाड़ी नजर आई थी। दरअसल बाहर के शॉट्स भी आ रहे हैं। ये तस्वीर जिसका मैं जिक्र कर रही थी, गाड़ियों का काफिला, इसी में अमित शाह, जेपी नड्डा, भूपेंद्र यादव, ये तीनों लोग एक साथ पहुंच रहे हैं। वो देखिए, गाड़ी राजभवन में दाखिल होती हुई, ये पीछे पीछे जो जैमर गाड़ी चलती है, सुरक्षा काफिले की दूसरी गाड़ियां, उन्हें भी आप देख रहे हैं। लेकिन जो गाड़ी जिसमें ये तीनों नेता बैठे हुए हैं, एक ही गाड़ी में बैठे हुए हैं तीनों नेता। अमित शाह जो हैं वो गाड़ी की अगली सीट पर बैठे हुए थे, पीछे की सीट पर जेपी नड्डा और भूपेंद्र यादव दोनों एक साथ बैठे हुए थे। तो वो गाड़ी अंदर दाखिल हो गई है राजभवन के। ये जिस समय निकल रहे थे ये लोग बीजेपी मुख्यालय से पटना में, उस समय की तस्वीर है। इसी तस्वीर का मैं जिक्र कर रही थी। देखिए, अगली सीट पर बैठ रहे हैं अमित शाह और पीछे की सीट पर भूपेंद्र यादव और जेपी नड्डा। और ये अंदर जब ये लोग पहुंचे हैं तो आगे आगे अमित शाह थे, पीछे भूपेंद्र यादव और फिर जेपी नड्डा भी साथ में। नीतीश कुमार ने उठकर सबका अभिवादन किया और बस अब राज्यपाल के पहुंचने का इंतजार हो रहा है और फिर यहां पर शपथ ग्रहण समारोह शुरू होगा। फिलहाल तमाम विशिष्ट अति विशिष्ट मेहमान पहुंच चुके हैं राजभवन में भीतर, जहां यह आयोजन रखा गया है। हम चुनौतियों की बात कर रहे थे अरविंद जी। सुशील मोदी, नीतीश कुमार के दोस्त, जोड़ीदार, वो इस सरकार में नहीं है, लेकिन बीजेपी ने उनकी जगह एक नहीं दो डिप्टी सीएम अगल बगल नीतीश कुमार के तैनात कर दिए। देखिए, बदलाव तो होना ही चाहिए और बीजेपी में, जैसा प्रदीप जी कह रहे थे, बीजेपी में सुशील मोदी को काफी लंबा अवसर मिला है। बल्कि मैं तो कहूंगा कि हम लोग 74 मूवमेंट से देख रहे हैं कि तब से जनसंघ और बीजेपी उनको एक तरह से प्रोजेक्ट करने की कोशिश तब से ही कर रही थी कि वो नेता बन के उभरेंगे। और मैं उनको एक कॉम्पिटेंट और अच्छे नेता के तौर पे देखता था। और इतने लंबे पीरियड में अभी ये जो एक घोटाले में उनका नाम आया, अदरवाइज किसी घोटाले में उनका नाम कभी नहीं आया था। लेकिन ये तस्वीरें जो हैं वो एक बार फिर से जरा दर्शकों को दिखाते हैं। ये देख रहे हैं आप, अमित शाह पहुंचे हैं वहीं पर, सबसे मुलाकात करते हुए, मिलते हुए। और बिल्कुल जो नीतीश कुमार के बराबर वाली कुर्सी है उसी पर अमित शाह जी भी बैठ गए। अच्छा, ये कोरोना काल, संकट काल चल रहा है, इसीलिए कुर्सियां जो हैं वो सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखकर जरा दूरी पर रखी गई हैं। तो नीतीश कुमार बीच में बैठे हुए हैं। नीतीश कुमार के एक तरफ आप देख सकते हैं देवेंद्र फडणवीस और दूसरी तरफ कुर्सी पर बैठे हुए हैं अमित शाह। और अब मंच पर भी कुछ हलचल बढ़ रही है। किसी भी पल राज्यपाल जो हैं वो मंच पर नजर आ सकते हैं। फिलहाल देखिए, बात करते हुए अमित शाह और नीतीश कुमार एक दूसरे से। दोनों बराबर की कुर्सियों पर बैठे हुए हैं और एक दूसरे से बात कर रहे हैं। नीतीश कुमार, अमित शाह। अमित शाह के चेहरे पर मास्क। ये 7वां मौका जब नीतीश कुमार शपथ लेने जा रहे हैं। हालांकि इस बार एनडीए के भीतर का पूरा डायनामिक्स बदल गया है। वो जेडीयू जो हमेशा बिहार में एनडीए में बड़े भाई की भूमिका निभाती रही, वो कम सीटें जीत पाई और ऐसे में बीजेपी बड़े भाई की भूमिका में इस वक्त, लेकिन बावजूद इसके जो वादा किया गया था, एनडीए के भीतर जो सहमति बनी थी कि मुख्यमंत्री
पद नीतीश कुमार को ही दिया जाएगा, उसी सहमति पर आगे बढ़ते हुए नीतीश कुमार बतौर सीएम शपथ लेने वाले हैं। 7वां मौका जब नीतीश कुमार आज शपथ लेंगे और इसी के साथ एक बड़ा रिकॉर्ड भी नीतीश कुमार के नाम हो जाएगा। देखिए, अभी तक बिहार में सबसे लंबे समय तक जो सीएम रहे हैं वो श्री कृष्ण सिंह रहे हैं। 14 साल 304 दिन का उनका रिकॉर्ड है और अब नीतीश कुमार 14 साल 86 दिन अभी तक का नीतीश कुमार का रिकॉर्ड। और उम्मीद की जा रही है कि नीतीश कुमार जो श्री कृष्ण सिंह हैं उनका रिकॉर्ड ब्रेक कर देंगे आने वाले कुछ दिनों में। ये राजभवन से सीधी तस्वीरें फिलहाल आपके सामने हैं। आगे की पंक्ति आप देख सकते हैं, जेपी नड्डा पार्टी अध्यक्ष, उसके बाद बीच वाली कुर्सी पर बैठे हुए नजर आ रहे हैं अमित शाह, जो इस वक्त भूपेंद्र यादव से कुछ बात कर रहे थे। उनसे बात करके भूपेंद्र यादव वापस अपनी कुर्सी पर लौटते हुए अमित शाह के फिर बराबर वाली कुर्सी पर नीतीश कुमार बैठे हुए हैं और नीतीश कुमार के फिर बराबर वाली कुर्सी पर देवेंद्र फडणवीस बैठे हुए हैं। तो ये सभी लोग अगली पंक्ति में बैठे हुए नजर आ रहे हैं। जी अरविंद जी, आप अपनी बात पूरी कर लीजिए। मैं ये कह रहा था कि सुशील जी में इस किस्म का कुछ खास कमजोरी नहीं दिखी थी, और लेकिन ये है कि वो पार्टी को एक नंबर पे बनवाने में, आगे करने में निश्चित रूप से बहुत सफल नहीं हुए इतने वर्ष में। लेकिन अब जब पार्टी एक नंबर हुई है और पार्टी एक तरह से बड़े भाई की भूमिका में आ गई है जी, तब सुशील जी ही नहीं, मैं देख रहा हूं कि पुरानी सरकार के ज्यादातर मंत्री जो बड़े दमदार माने जा रहे थे, उन सब की छुट्टी दिखाई दे रही है। अब राज्यपाल आने वाले हैं। देख सकते हैं आप, जितने मेहमान राजभवन में मौजूद वो सब सम्मान में खड़े हो गए हैं। ये प्रोटोकॉल होता है और अब राज्यपाल अंदर दाखिल होते हुए इस समारोह स्थल में फागू चौहान राज्यपाल हैं और अब आप किसी भी पल उनकी पहली तस्वीर देखेंगे। सीधे वो जो अंगरक्षकों के साथ अपने मंच की तरफ जा रहे हैं, तो अब इस लाल पर्दे के पीछे से आप उन्हें आते हुए देखेंगे। सीधे मंच पर वो पहुंचेंगे और फिर ये कार्यक्रम की शुरुआत होगी। एक एक करके शपथ दिलाने का सिलसिला शुरू होगा। ये तस्वीर आपके सामने पहुंच गए। ये राज्यपाल की तस्वीर आपके सामने है। फागू चौहान जी मंच पर पहुंच चुके हैं और अब औपचारिक तौर पर यहां पर कार्यक्रम की शुरुआत होगी। तो औपचारिक तौर पर अब शपथ ग्रहण का सिलसिला शुरू किया जा रहा है। 2020 फिर से नीतीश, ये नारा दिया गया था एनडीए की तरफ से और अब 7वां मौका ये जब नीतीश कुमार शपथ लेने जा रहे हैं।
अच्छा, हेलो, क्या हमारे तो कभी नहीं सीएम पद की शपथ ले ली है। इस समय की ये तस्वीर आप देख रहे हैं, हस्ताक्षर करते हुए फाइल पर नीतीश कुमार। ये 7वां मौका जब नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री के तौर पर बिहार की शपथ ली। एक बार फिर बिहार की कमान नीतीश कुमार के हाथ। 2020 फिर से नीतीश, इसी नारे के साथ चुनाव की शुरुआत जेडीयू और एनडीए की तरफ से की गई थी और अब आज की शपथ के साथ, इस हस्ताक्षर के साथ वो मिशन पूरा हुआ जिसे लेकर एनडीए, जेडीयू, नीतीश कुमार आगे बढ़े थे। हालांकि सरकार उस मिजाज की है जिस मिजाज की सरकार नीतीश कुमार चाह रहे थे। इस पर सवाल जरूर उठ सकता है क्योंकि इस बार इस सरकार में नीतीश कुमार के हमेशा से एनडीए में जोड़ीदार रहे बीजेपी के कोटे से आने वाले सुशील मोदी उनके डेप्यूटी नहीं होंगे। आदेश संख्या आदेश जापान 2438 दिनांक 16/11/2020 बिहार के राज्यपाल संविधान के अनुच्छेद 164(1) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मुख्यमंत्री की सलाह से निम्नांकित व्यक्तियों को बिहार राज्य का मंत्री एवं मंत्री परिषद का सदस्य करते हुए 1 श्री मंगल पांडे, 2 श्री अमरेंद्र प्रताप सिंह, 3 डॉक्टर रामप्रीत पासवान, 4 श्री देवेश कुमार, 5 श्री राम सूरत कुमार बिहार राज्यपाल के आदेश के राज्यपाल के राज्यपाल की अनुमति से माननीय प्रताप से अनुरोध है वे कृपया शपथ ग्रहण के लिए बताए तथा इसके द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता मैं किशोर प्रसाद ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं बिहार राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं किशोर प्रसाद ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय बिहार राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा वह मुझे ज्ञात होगा
से किसी भी व्यक्ति या वस्तु तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। माइक से उसके मुंह पर आ रहा है, माइक से ऊंचा उठा कर दिया। दादा दादा लक्षण विक्रम। और ये आप देख रहे हैं तारकिशोर प्रसाद शपथ ले ली है डिप्टी सीएम के तौर पर। तारकिशोर प्रसाद आगे किया है बीजेपी ने इस बार। सुशील मोदी की जगह वो जो 2 डिप्टी सीएम बीजेपी बना रही है उनमें एक तारकिशोर प्रसाद हैं, वैश्य समुदाय से आते हैं। अच्छा, सुशील मोदी भी वैश्य समुदाय से आते थे। वो कहते हैं ना, एक तरीके से खेल की जबान में जो कहते हैं मैन टू मैन मार्किंग, कुछ इस अंदाज में सुशील मोदी को अगर अलग किया है तो उसी समुदाय से आने वाले तारकिशोर प्रसाद को बीजेपी डिप्टी सीएम पद पर बिठाने जा रही है। कटिहार से जीत कर आए हैं, चौथा मौका, जीत का चौका इस बार 2020 में लगाया तारकिशोर प्रसाद ने। और अब बगल वाली कुर्सी पर नीतीश कुमार के बैठते हुए तारकिशोर प्रसाद को आप देख रहे हैं। अनुराग या दोष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगी। मैं रेणु देवी ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि जो विषय बिहार राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के समय निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संशोधित या प्रकट नहीं करूंगी। अरे मदन, थोड़ा साइड हो। रेणु देवी को इस समय आप देख रहे हैं, बीजेपी के कोटे से रेणु देवी जो बेतिया से जीत कर आई हैं, पहले भी नीतीश सरकार में मंत्री बन चुकी हैं। अच्छा देखिए, मंच पर 3 कुर्सियां लगी हुई थी, आपने देखा था। पहली कुर्सी पर नीतीश कुमार जाकर बैठे, दूसरी कुर्सी पर तारकिशोर प्रसाद जी जाकर बैठ गए। क्या तीसरी कुर्सी जो अभी खाली है उस पर रेणु देवी बैठेंगी? इस पर प्रश्न चिन्ह है। और अगर रेणु देवी वहां जाकर बैठेंगी तो मतलब वो 2 डिप्टी सीएम का जो फैसला है और उसी दिशा में आगे बढ़ती हुई रेणु देवी
2 डिप्टी सीएम, और वो दोनों का नाम अब साफ हो गया है, क्योंकि अभी तक कयास लगाए जा रहे थे, लेकिन अब तस्वीर पूरी साफ। सीएम नीतीश कुमार, 2 डिप्टी सीएम, एक तारकिशोर प्रसाद और दूसरी रेणु देवी। तो ये बिहार सरकार की एक पूरी तस्वीर इस समय टेलीविजन स्क्रीन पर आपके सामने है। सीएम नीतीश कुमार और उनके साथ उनके 2 डिप्टी। यूपी वाला फॉर्मूला बीजेपी ने बिहार में भी अपनाया, 2 डिप्टी सीएम वाला ये फॉर्मूला है। और नीचे बैठे हुए हैं अमित शाह, पहली पंक्ति में, बराबर में उनके बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, वहीं उसी पंक्ति में देवेंद्र फडणवीस भी मौजूद हैं, भूपेंद्र यादव भी मौजूद हैं। और यकीनन इस तस्वीर के साथ बीजेपी की नजर अब 2025 की सियासत पर। भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की एकता और अखंडता प्रतिष्ठा रखूंगा। मैं बिहार राज्य के मंत्री के अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार मैं विजय कुमार कपूरी ईश्वर के शपथ लेता हूँ कि मैं जो विषय बिहार राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञान होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संकुचित या प्रकट नहीं करता। तो विजय चौधरी को आप देख रहे हैं हस्ताक्षर करते हुए। पिछली सरकार में विजय चौधरी जो हैं वो स्पीकर थे और इस बार बतौर मंत्री विजय चौधरी ने शपथ ली है। अच्छा, जेडीयू के कोटे से आप देखेंगे एक विजय चौधरी, एक अशोक चौधरी और एक मेवालाल चौधरी, तीनों चौधरी हैं, लेकिन तीनों जो हैं वो अलग अलग जाति से आते हैं। विजय चौधरी जिन्हें इस वक्त आप देख रहे हैं वो भूमिहार हैं, अशोक चौधरी महादलित और मेवालाल चौधरी जो हैं वो कुशवाहा समुदाय से आते हैं। शपथ ली महामहिम राज्यपाल जी की अनुमति से माननीय श्री विजेंद्र प्रसाद यादव से अनुरोध है कि वे शपथ ग्रहण के लिए तथा महामहिम के समक्ष पद एवं गोपनीयता की शपथ लें। तो आप विजेंद्र यादव को देख रहे हैं
मंत्री पद की शपथ लेते हुए सुपौल से लगातार 1990 से ये जीत रहे हैं। इनका गढ़ सुपौल माना जाता है। अच्छा, एक और दिलचस्प फैक्ट आपको जानना चाहिए कि ये जो विजेंद्र यादव हैं, ये प्रदेश अध्यक्ष रहे जेडीयू बिहार में, और विजय चौधरी जी भी प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं जेडीयू के बिहार में, और अभी अशोक चौधरी जो आएंगे शपथ लेने के लिए, वो फिलहाल कार्यकारी अध्यक्ष हैं बिहार में। अब नीतीश सरकार में विजेंद्र यादव, आपको क्या लगता है क्या मंत्रालय मिलेगा अरविंद जी? पिछली सरकार में ऊर्जा मंत्री थे। देखिए, ये सिर्फ 30 साल से एमएलए नहीं है, ये 30 साल से मंत्री हैं और जिस विभाग में रहे हैं बहुत कॉम्पिटेंट, किसी किस्म का कोई कंट्रोवर्सी इनसे के बारे में मैंने नहीं सुना। जेडीयू पार्टी बनी आरजेडी टूट के तो इधर आए जरूर हैं और तब से लगातार सरकार में हैं। जो जिम्मेवारी मिली है पूरी गंभीरता से उसको निभाते रहे हैं, और बिजली के क्षेत्र में इतना बड़ा काम हुआ है उसके नेता यही रहे हैं कि बिहार में बिजली मंत्री रहे, उन्हीं के समय ये सब काम हुआ है। तो इसलिए जहां रहे हैं उस हिसाब से, लेकिन मेरे हिसाब से अब ये 30 साल 35 साल अगर ये मिनिस्टर रह लिए तो अब शायद ये इनकी आखिरी पारी होनी चाहिए या आखिरी पारी होगी, पता नहीं। लेकिन उससे पहले देखना दिलचस्प होगा कि इस बार क्या जिम्मेदारी दी जाती है, निरंतरता या फिर कुछ बदलाव। ऊर्जा मंत्री थे पिछली सरकार में। ये अशोक चौधरी अब मंच पर आते हुए शपथ लेने के लिए। अशोक चौधरी के बारे में जानिए कि वो पहले कांग्रेस में थे, कांग्रेस छोड़कर अब जेडीयू में आए। मैं द्वारा स्थापित भारत के संविधान को सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की सर्वता और अखंडता सुन रखूंगा। मैं बिहार राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा। अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं अशोक चौधरी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय बिहार राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे याद होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवा, जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। भैया आप थोड़ा आगे चलिए ना भैया, इसी पर रहे हैं। अशोक चौधरी ने अब वो भी हस्ताक्षर करेंगे। प्रदीप जी, कांग्रेस से आए और बड़ी जल्दी नीतीश कुमार के बेहद करीबी हो गए अशोक चौधरी। ये एक उदाहरण है रोमाना जी कि कांग्रेस का क्षरण क्यों हो रहा है। एक महादलित नेता जो अच्छा खासा पढ़ा लिखा है, जिसकी छवि अच्छी है, योग्य है, कांग्रेस उसको अपने पास नहीं रख पाई। हाई कमान के तौर तरीकों से परेशान होकर उन्होंने पार्टी छोड़ दी। महादलित हैं, वो बिहार में कांग्रेस के पुनर्जीवन का नेतृत्व कर सकते थे, लेकिन पार्टी उनकी कीमत नहीं समझ पाई। नीतीश कुमार के साथ आए, नीतीश कुमार ने उनको सम्मान दिया। वैसे भी नीतीश कुमार ने पिछले 15 साल में महादलितों का एक अलग वोट बैंक बनाया है, दलित समुदाय से निकालकर, और उनको बढ़ाने की और आगे ले जाने की और सामाजिक भागीदारी के साथ साथ उनको जो है राजनीतिक हिस्सेदारी भी सत्ता में देने की कोशिश की है। तो ये उसका उदाहरण है कि कांग्रेस की स्थिति आज जो है अलग अलग राज्यों में। बिल्कुल, फिलहाल शपथ ले ली है अशोक चौधरी ने। अशोक चौधरी जी, विजय चौधरी जी, मेवालाल चौधरी जी।
देखिए मत कर रही है। संविधान और नीति के अनुसार मैं मेवालाल चौधरी ईश्वर की शपथ लेता हूँ जो विषय बिहार राज्य की मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय ऐसे मंत्री के रूप में मेवालाल चौधरी एक बार फिर मुंगेर सीट से विधायक बने हैं। 67 साल के मेवालाल यूनिवर्सिटी के वीसी रह चुके हैं, उनकी पत्नी भी विधायक रह चुकी हैं। क्या लग रहा है अरविंद जी, क्या जिम्मेदारी दी जाएगी नीतीश सरकार में मेवालाल चौधरी को? मेरे ख्याल अभी मिनिस्ट्री के बारे में अटकल लगाने की जरूरत नहीं है, लेकिन जो सोशल ब्लॉक्स बहुत इंपॉर्टेंट रहे हैं बिहार की पॉलिटिक्स में, खासतौर से ओबीसी पॉलिटिक्स में, कोयरी उसमें हैं और कोयरी लीडरशिप एक से एक अच्छी आई है। लालू राज से भी मैं कहूंगा आज के तारीख में कोयरी लीडरशिप और कोयरी वोट बैंक बिखरा हुआ है, सभी पार्टियों में है और अच्छे लीडर्स की तलाश कर रहा है। उसी चक्कर में उपेंद्र कुशवाहा को ये भ्रम था कि वो चीफ मिनिस्टर बन जाएंगे उसके बल पे, और यहाँ से वहाँ करते करते उन्होंने अपनी काफी हालत खराब कर ली है। तो मेवालाल जी उस हिसाब से भरोसे के हैं और इस सरकार में अगर वो मंत्री बनते हैं तो मेरे ख्याल से सोशल ग्रुपिंग्स और उनके अपने लीडरशिप के लिए इससे काफी पॉसिबिलिटी बनती है। वो आगे एक इमर्ज होके एक बड़े नेता के तौर पे और आ सकते हैं। और ये जो झगड़े हैं और कई दावेदार हैं, उनकी दावेदारी के बीच उनका मंत्री बनना। वैसे प्रदीप जी, इससे पहले इन्हीं की जाति से आते थे जो शिक्षा मंत्री थे वर्मा साहब, तो हो सकता है वो जिम्मेदारी दे दी जाए इनको? जो आप कह रहे हैं रोमाना जी, कई बार आप पूछ चुकी हैं कि इनको क्या जिम्मेदारी मिलेगी। ये निर्भर करेगा सब कि जेडीयू के कोटे में कौन कौन से विभाग आते हैं। अब वो पहले वाली स्थिति नहीं रही। अब जेडीयू के कोटे में कम मंत्रालय होंगे, बीजेपी के कोटे में ज्यादा मंत्रालय होंगे। तो इस बंटवारे में किस पार्टी को कौन सा विभाग मिला है, उसमें से फिर नीतीश कुमार को तय करना होगा कि कौन से महत्वपूर्ण विभाग हैं, उनमें उनकी जिम्मेदारी किन नेताओं को दी जाए, कौन बेहतर काम कर सकता है। ये निर्धारण मुझे लगता है अभी 2-4 दिन शायद लगेगा। और अब जेडीयू के कोटे से आप देख रहे हैं एक और विधायक शीला कुमारी जो मंच पर पहुंच चुकी हैं शपथ लेने के लिए। भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखती हूं। मैं भारत की सुरक्षा और अखंडता अब छू रखूंगी। मैं बिहार राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक शुद्ध अंतःकरण निर्वहन सभी प्रकार के लोगों के प्रति प्रतिज्ञा करती हूँ जो विषय बिहार राज्य के मंत्री के रूप में मेरे लिए विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के समय निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित को मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगी। शीला कुमारी ने, अब वो भी हस्ताक्षर कर रही हैं, आप देख सकते हैं। अच्छा, पहली बार चुनाव लड़ा शीला कुमारी ने और पहली बार विधायक बनने के साथ ही मंत्री पद से नवाज दिया गया। अरविंद जी, अति पिछड़ा वाला ग्रुप है और इस इलाके में अति पिछड़ा वोट बहुत ज्यादा है झंझारपुर इलाके में, तो वो इम्पोर्टेंट है दोनों हिसाब से। एक तो नया रिप्रेजेंटेशन है सरकार में भी और पॉलिटिक्स में भी। वहाँ की पॉलिटिक्स में जो समूह इमर्ज होके आ रहे हैं उनमें मंडल हैं, तो ये उसी समूह से हैं और वहाँ लड़ाई कई त्रिकोणी है। वैसे मिथिलांचल में एनडीए ने जिस तरीके से बड़ी जीत हासिल की वहाँ है, से गुलजार देवी भी लड़ रही थी जो यादव समुदाय से हैं, तो उसमें इनका जीतना और मंत्री बनना। लेकिन मिथिलांचल में जिस तरीके से प्रदीप जी बड़ी जीत एनडीए ने हासिल की है और वो महिला वोटर, उसके सम्मान के लिहाज महत्वपूर्ण हो जाता है शीला जी का शपथ लेना। देखिए, आज जो लोग मंत्री पद की शपथ ले रहे हैं, एक तो पार्टी में उनकी स्टैंडिंग, दूसरा सोशल मैसेजिंग, इन दोनों दृष्टियों से इन लोगों का चयन किया गया है कि हमको जो वोट मिला है, हमारा जो मैंडेट है, वो किन लोगों ने हमको सत्ता सौंपी है। उनके लिए हमको उनको संदेश देना चाहते हैं कि हमको इस बात का एहसास है कि आपकी वजह से हम सत्ता में आए हैं।
तो आपके समुदाय के लोगों को प्रतिनिधित्व देना हमारी प्राथमिकता में है। ये दोनों पार्टियां बताने की कोशिश कर रही हैं, तो अपने वोट बैंक को कंसोलिडेट करने की कोशिश हो रही है। लीजिए सर, अब वो एनडीए के जो बाकी साथी हैं ना, हम की कोटे से आप देख सकते हैं संतोष मांझी इस वक्त शपथ ले रहे हैं। जीतन राम मांझी के बेटे हैं संतोष मांझी, विधान परिषद के ये सदस्य हैं। एक बार फिर से मैं क्लियर कर दूं कि ये एमएलसी हैं। 45 साल के संतोष मांझी हम के एमएलसी हैं। जीतन राम मांझी के बेटे, जीतन राम मांझी की हम पार्टी, जिसके कोटे में 4 सीटें आई हैं, 4 विधायक जीत कर आए हैं। ये अपना जो नाम है वो संतोष कुमार सुमन लिखते हैं। तो वो पावर बैलेंस के लिए, सब साथियों को प्रतिनिधित्व देने के लिए जीतन राम मांझी के बेटे संतोष मांझी भी शपथ ले रहे हैं। ठीक कह रही हैं आप। देखिए, ये हम पार्टी जो जेडीयू के साथ है और विकासशील इंसान पार्टी जो बीजेपी के साथ है, ये इस सरकार की दोनों कमजोर कड़ी है। दोनों पार्टियों को इनको अपने साथ बनाए रखने के लिए इनको खुश रखना पड़ेगा, क्योंकि एक भी खिसका तो सरकार संकट में आ सकती है। तो इसलिए आप देखिए कि उनके मांझी के बेटे को मंत्री बनाया जा रहा है। उधर मुकेश सहनी चुनाव हार चुके हैं, फिर भी उनको मंत्री बनाया जा रहा है। इसका मतलब है उनको विधान परिषद से लाया जाएगा। तो ये जो बैलेंसिंग है, ये दोनों पार्टियों को लंबे समय तक करनी पड़ेगी, क्योंकि ये ऐसे हैं, इनका कोई ऐसा सिद्धांत नहीं है कि उसकी वजह से जुड़े हैं, जिस पार्टी से जुड़े हैं। कल को उधर से बेहतर ऑफर मिले तो उधर भी जा सकते हैं। वो तो पहले ही कह दिया था, जीतन राम मांझी की तरफ से और मुकेश सहनी की तरफ से पहले ही कहा जा रहा था कि हमें ऑफर मिल रहे हैं दूसरी तरफ से। अरविंद जी, और वोटर ने भी देखिए रिजल्ट ऐसा आया है कि ठीक 4-4 का ब्लॉक दिया है कि अगर एक भी ब्लॉक खिसका तो पूरा सिरजा बिखर सकता है। तो उस हिसाब से इन दोनों ग्रुप्स को खुश रखना। लेकिन मैं कहूंगा कि सिर्फ बीजेपी और जेडीयू का स्टेक नहीं है, इनका भी स्टेक है कि जैसे ही एक सीमा से ज्यादा अगर ये इस बैलेंस को तोड़ने की कोशिश करेंगे तो खुद अपने पैर पे भी कुल्हाड़ी मारेंगे। तो ये सारी पार्टियों के लिए एक किस्म का मैसेज है। कहने को बड़ी भारी जीत दिखाई दे रही है, लेकिन ले दे के चीजें ठीक वहीं आके रुकी हैं कि सब एक दूसरे की सीमा समझें और सब एक दूसरे का आदर करते हुए। बिल्कुल, वो जो बात आप कह रहे हैं ना कि वो सत्ता का संतुलन एक तरीके से बना रहेगा, जिस तरीके का ये जनादेश आया है, 4-4 सीटें जो हैं वो हम और वीआईपी को मिली हैं। और अब वीआईपी के मुखिया मुकेश सहनी, हालांकि सिमरी बख्तियारपुर से इस बार चुनाव मैदान में थे, अपनी सीट हार गए मुकेश सहनी, लेकिन मंत्री पद की आज मुकेश सहनी शपथ लेने के लिए मंच पर आप देख रहे हैं पहुंच गए। सन ऑफ मल्ला के नाम से मशहूर मुकेश सहनी 2018 में इन्होंने अपनी पार्टी बनाई और आज मंत्री पद की शपथ। मुकेश सहनी को आप देख रहे हैं इस वक्त शपथ लेते हुए। अच्छा, ये भी बड़ा दिलचस्प रहेगा कि किस तरीके से चाहे वीआईपी हो या हम हो, और वो जिस तरीके का नाजुक बैलेंस है उसको बनाकर चलते हैं नीतीश कुमार 5 साल तक। बिल्कुल, ये उनके लिए बड़ी चुनौती होगी, उनके लिए भी, बीजेपी के लिए भी। देखिए, मुकेश सहनी जिस जाति से आते हैं, समुदाय से आते हैं, उस पर बीजेपी की काफी लंबे समय से नजर है। उत्तर प्रदेश में इस वर्ग को बीजेपी ने साधा है और वो पूरी तरह से बीजेपी के साथ हैं। एक समय वो समाजवादी पार्टी के साथ होते थे, फिर कुछ समय बहुजन समाज पार्टी के साथ रहे, लेकिन उनका दावा है कि हमसे बड़ा राम भक्त कोई नहीं है। ये लोग हर साल एक रामायण मेले का आयोजन करते हैं और इस तरह की उनका कहना है कि राम को तो नदी हमने पार कराई। जी, तो ये इनका दावा है, लेकिन राजनीति में ये सब बातें पीछे चले जाती है। लेकिन राजनीति में अभी बड़े मौसम वैज्ञानिक बनकर उभर रहे हैं ना, क्योंकि महागठबंधन से जब निकले बड़ी सी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, तेजस्वी यादव को चुनौती दी और देखिए आज तो मंत्री पद की शपथ ले ली। पुलन के समय से ये पोलराइजेशन शुरू हुआ है मलाहों का, और नेता के बिना ये जाति है अभी तक इसका कोई नेता ढंग से नहीं बना है। मुकेश सहनी एक दफे अचानक एक स्टार के तौर पर उभरे और सन ऑफ मल्लाह, बड़े बड़े विज्ञापन,
पैसा लेके आए बॉम्बे से कमा के, तो वो सब करते कराते, हालांकि इनका भी पॉलिटिकल स्टैंड बहुत आगे पीछे हुआ है, इसके बावजूद अब लग रहा है कि मल्लाहों को एक नेता मिल गया है। और अगर मुकेश सहनी ढंग से पॉलिटिक्स चलाएंगे आगे, तो आप तय मानिए कि बिहार की पॉलिटिक्स में और उत्तर प्रदेश की पॉलिटिक्स में वैसे वो किस पे इंटरेस्टेड होंगे, कौन सा मंत्रालय लेने में? मछली पशुपालन टाइप्स मंत्रालय? वो सब बहुत इम्पोर्टेंट नहीं है। देखिए, असली चीज ये है कि ढंग से कहाँ चलाते हैं और कैसा चलाते हैं। और ये भी हो सकता है बीजेपी ये शर्त भी अभी आगे चलकर रख सकती है, क्योंकि विधान परिषद में भेजना है कि आप अपनी पार्टी का मर्जर कर दीजिए बीजेपी में। ये शर्त भी हो सकती है, क्योंकि बीजेपी को भी इस बात का एहसास है कि ये ऐसे लोग हैं जो बहुत देर तक जरूरी नहीं कि रुके रहे उनके साथ। तो ये इस अनिश्चितता को दूर करने के लिए बीजेपी एक प्रस्ताव उनके सामने रख सकती है। दूसरे भी उनको जो है ऑफर इस तरह के दिए जा सकते हैं। उनकी पार्टी से कोई और भी मंत्री बनाया जा सकता है, या कोई सरकारी पद दूसरा दिया जा सकता है, कॉरपोरेशन वगैरह का चेयरमैन बनाकर। तो ये बीजेपी और उधर नीतीश कुमार की कोशिश होगी कि मांझी की पार्टी का विलय हो जाए जेडीयू। जी, मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं बिहार राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का सदापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों की छुट्टी संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं मंगल पांडे ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय बिहार राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। मंगल पांडे बिहार में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं। मंगल पांडे ब्राह्मण जाति से आते हैं। मंगल पांडे पिछली सरकार में भी मंत्री थे और अब मंगल पांडे एक बार फिर शपथ लेते हुए। प्रदीप जी, देखिए, बीजेपी के अध्यक्ष रह चुके हैं। उनका अध्यक्ष का जो कार्यकाल था बहुत अच्छा नहीं रहा। उनको एक तरह से कहिए पार्टी ने विदाई दी। उसके अलावा मंत्रिमंडल में भी पिछले 3 साल की अगर आप बात करें तो उनका कामकाज कोई बहुत अच्छा नहीं रहा। बार बार कंट्रोवर्सी में आते रहे हैं, विवादास्पद बयान देते रहे हैं। उनका आना केवल ये जातीय समीकरण का संतुलन बिठाने के लिए है। अगर योग्यता की दृष्टि से देखें तो शायद इससे बेहतर लोग बीजेपी में जो जीत कर आए हैं उनमें हैं। बिल्कुल, हर जाति और बिहार के वो जो रीजन से अलग अलग, हर रीजन को यहाँ पर पूरा बैलेंस करने की कोशिश। रीजन का मामला है और दूसरा ये है कि अगर बीजेपी के अंदर के खेमेबाजी देखेंगे तो ये सुशील जी के साथ रहे हैं अभी तक, सुशील मोदी के साथ। तो मुझे लगता है कि सुशील जी अगर नहीं बन रहे हैं या नहीं बने कुछ, तो उस कोटे को भरने के लिए या वो खेमा नाराज न हो, उसके लिए जिन लोगों को रखा गया है, तारकिशोर भी सुशील जी से के ही पॉलिटिक्स से निकले हैं, लेकिन मंगल पांडे तो पूरी तरह से माना जाता है कि उनके ही बनाए हुए थे और बहुत कम उम्र में अध्यक्ष बने उस समय। बल्कि ये पॉइंट था कि ये नया आदमी कहाँ से आ गया, कैसे आ गया, और हर आदमी ये जानना चाहता था कि ये सुशील मोदी के शिष्य होने। बिल्कुल सर, अगला चेहरा मंच पर शपथ लेने के लिए रोक रही हूँ। आरा से बीजेपी के विधायक अमरेंद्र प्रताप सिंह, उम्र 73 साल है और ये सबसे उम्र दराज विधायक हैं आज जो शपथ ले रहे हैं बीजेपी के मंत्री पद के तौर पर। अच्छा, इनके जो पिता हैं वो सीएम रहे हैं बिहार के। फिलहाल खुद आरा से बीजेपी के विधायक हैं अमरेंद्र प्रताप सिंह। राजपूत जाति से आते हैं। राजपूत जाति का इधर आरा के इलाके में खासा दबदबा। अरविंद जी, मेरे विचार में ये लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों में समय निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित। मैं संशोधित किया
प्रदीप जी, कैडर वाली पार्टियों में एक चीज होती है कि पुराने कार्यकर्ता है जी, तो उनको जो है एक तरह से पुरस्कृत करने के लिए ये स्वीकार करने के लिए कि इन्होंने लंबा समय जीवन का पार्टी के लिए लगाया, और इससे मनोबल भी बढ़ता है ना। बिल्कुल आने वाले समय में बीजेपी को खुद को तैयार करना है 2025 की जिन लोगों को अभी नहीं मिल रहा है कुछ, उनको लगता है कि हमारा भी नंबर आ सकता है। इस तरह से पार्टी हमको ऐसा नहीं है कि मझधार में छोड़ देती है। तो ये एक कार्यकर्ता में उम्मीद जगाने के लिए, उनको आश्वस्त करने के लिए कि पार्टी सबका ख्याल रखे। मैं एक चीज आप दोनों से समझना चाह रही हूँ कि अभी तक जो हमने देखे हैं चेहरे बीजेपी के और जो आगे के लिए भी हमारे पास नाम मौजूद हैं, ये 2025 इन्हीं के इर्द गिर्द बुना जाएगा या फिर फिलहाल ये अभी शुरुआत है, आगे तस्वीर बदलेगी? नहीं, ये शुरुआत है। मेरा मानना है कि धीरे धीरे तस्वीर बदलेगी। ये तस्वीर का असली आपको जो रुख है वो दिखाई देगा 2022 में उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के बाद। वहां से फिर नई तैयारी शुरू होगी। तब तक इन लोगों का एक तरह से टेस्ट भी हो जाएगा कि कौन आगे बढ़ सकता है, कौन रुक गया है, कौन किसको पीछे ले जाने की जरूरत है, इसका भी आकलन होगा। लेकिन मुझे लगता है कि उसमें अभी 1.5 साल बाद जो है ये कवायद होगी, ये असेसमेंट होगा, आकलन कि कौन आगे जा सकता है। बंगाल, तब तक उत्तर प्रदेश और उसके बाद बिहार के अंदर कोई तब्दीली हो सकती है। आप कुछ जोड़ना चाह रहे हैं? मैं जोड़ना ये चाहता हूँ कि लीडरशिप की तरफ से जो इंजीनियरिंग होनी है जी, और मैंडेट से जो इंजीनियरिंग आई है, ये उसका तालमेल है। आगे लीडरशिप की इंजीनियरिंग ज्यादा हावी होगी, मैंडेट की इंजीनियरिंग थोड़ी सी पीछे हल्की पड़ती जाएगी। अब आप देख रहे हैं रामप्रीत पासवान शपथ लेते हुए ये लगातार तीसरी बार चुनाव जीते हैं। मधुबनी के राजनगर से ये विधायक चुनकर आए हैं और वही मधुबनी वो जिला जहां पर 10 में से 8 सीटें जो हैं वो एनडीए के खाते में आई हैं। मिथिलांचल का ये इलाका है जिसने दिल खोलकर एनडीए को आशीर्वाद दिया, खासतौर से मधुबनी, जहां 10 में से 8 विधानसभा पर एनडीए को बड़ी जीत मिली। मधुबनी के राजनगर से विधायक रामप्रीत पासवान जो खुद दलित समुदाय से आते हैं, रामप्रीत पासवान शपथ लेते हुए। बिहार बीजेपी के दलित चेहरा रामप्रीत पासवान। अब वो जिस तरीके से चिराग पासवान और एलजेपी ने साथ छोड़ा, बीजेपी को धोखा दिया इन वक्त पर, ऐसे में दलित चेहरा आगे बढ़ाना एक मजबूरी भी हो जाता है बीजेपी। दलित चेहरा के साथ साथ पासवान समुदाय बिल्कुल कि भाई हमने आपका नेता भाग गया, हमने आपके समुदाय को छोड़ा नहीं है। देखिए, हमने आपके समुदाय से एक व्यक्ति को, एक विधायक को जो है वो मंत्री पद से नवाजा है। तो ये सोशल इंजीनियरिंग के साथ साथ एक सोशल मैसेजिंग का दौर जो लगातार चल रहा है। हाँ, कि देखिए, जिन वर्गों ने हमारी जीत में हिस्सा लिया, जिनका योगदान था, उनके लिए हम चिंतित हैं, उनके लिए सरोकार उनके प्रति हमारा बना हुआ है और उनको हम पुरस्कृत भी कर रहे हैं। अरविंद जी, देखिए, ये अकेला दलित चेहरा नहीं है। इस सरकार में दलित पर्याप्त संख्या में आए हैं, और लेकिन अगर पासवान ये जरूर है, तो अगर पासवान मिसिंग होता हाँ, तो उसके मैसेज बहुत उल्टे होते, और पासवान संख्या में काफी ज्यादा हैं दलितों में। एक ग्रुप शायद सबसे बड़ा है, रविदासी शायद बराबर पे हैं, लेकिन ये एक ग्रुप सबसे बड़ा है। तो इसलिए ये सिग्नल देना जरूरी था कि हमको पासवानों की भी चिंता है। हालांकि इनके आने से मिथिला का रिप्रेजेंटेशन मुझे कुछ ज्यादा होता दिखाई दे रहा है। मधुबनी, झंझारपुर, दरभंगा, अभी और जाले से भी कैंडिडेट उनका भी नाम देख रहे थे, तो मिथिला का रिप्रेजेंटेशन कुछ ज्यादा हुआ है। लेकिन ये भी फैक्ट है कि चुनाव जीती है पार्टी बीजेपी, और ये वो मिथिला के वहां से वोट भी तो दिल भर भर के मिला है ना, तो ये उसी की कृतज्ञता एक तरीके से जो देखने के लिए मिल रही है। अच्छा, अब आप देख सकते हैं अगले विधायक जो मंच पर पहुंच रहे हैं शपथ लेने के लिए, ये भूमियार हैं जीवेश मिश्रा। हम भारतक प्रभुता व अखंडता अटूट राखब। हम बिहार राज्यक मंत्री के रूप में अपन कर्तव्य सभक श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करब तथा हम भय किंवा पक्षपात, अनुराग किंवा द्वेषक बिना सब प्रकार लोकसभा प्रति संविधान को विधिक अनुसार न्याय करब। हम जीवेश कुमार
सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करे छी जे विषय बिहार राज्यक मंत्रिक रूप में हमरा विचारक लेल आनल जाए अथवा हमरा ज्ञात होए ओकरा कोनो व्यक्ति जो है वो मैथिली में शपथ ले रहे हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण है, आप सुनिए जरा गौर से। जीवेश मिश्रा जो इस समय मैथिली में शपथ ले रहे हैं। अपेक्षित होए हम प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से देखिए, अभी जो बात हम लोग कर रहे थे यहाँ पर कि किस तरीके से मिथिलांचल की वजह से ही एनडीए की सरकार बनी। जीवेश मिश्रा जो दरभंगा के जाले सीट से जीत कर आए, दरभंगा की भी 10 विधानसभा सीटों में से 9 एनडीए ने जीती, और बड़ी जीत जिस तरीके से मिथिलांचल से मिली है एनडीए को, उसी का ये असर, उसी के सम्मान में एक के बाद एक जिन विधायकों को आपने देखा वो मिथिलांचल से मंत्री पद की शपथ लेते हुए, ये जीवेश मिश्रा जो खुद भूमिहार हैं और बाकायदा मैथिली में इन्होंने यहाँ शपथ ली। अरविंद जी कुछ और बताना चाह रहे हैं? नहीं, पाग पहने हुए हैं ये, और पाग तारकिशोर भी पहने हुए थे, लेकिन ये पाग जो ट्रेडिशनल पाग है उससे मुझे थोड़ा डिफरेंट दिख रहा है। ये पाग जो इन्होंने सर पर पगड़ी सी पहनी हुई है, इसको आप क्या? पहले लगता था कि धोती और गमछे का बना हुआ है, ये सिला हुआ है, रंग रूप डिजाइन सब वही है, लेकिन ये सिला हुआ पाग है। तो या तो मेरा संपर्क मिथिला से लंबा छूटा है और मुझे मॉडर्नाइजेशन है, पाग में इनोवेशन है, नई चीजें हो रही लेकिन पाग पहने हुए हैं और पाग कुछ बदला हुआ भी दिखाई। देखिए तारकिशोर जी ने भी वो पाग पहने। जी बिल्कुल। और अब ये आप देख रहे हैं राम सूरत राय को, यादव समुदाय से आते हैं। राम सूरत राय बीजेपी के कोटे से जिन विधायकों को आज मंत्री पद की शपथ लेनी है, उनमें आज के लिए ये अंतिम नाम राम सूरत राय का है, जो मंच पर पहुंच चुके हैं शपथ लेने के लिए। आपके सामने राम सूरत राय, ये मुजफ्फरपुर के औराई से विधायक बने हैं, और देखिए दूसरा मौका है ये जब चुनकर आए हैं। सीपीआई के मोहम्मद आफ्ताब आलम को हराया इन्होंने मुजफ्फरपुर की औराई सीट से, और मुजफ्फरपुर बीजेपी के अध्यक्ष रह चुके हैं राम सूरत राय। अच्छा, यादव समुदाय जिसे ये मानकर चला जाता है कि वो आरजेडी का ही समर्थक है, तो कहीं ना कहीं हर समुदाय को यहाँ पर साधने की एक कोशिश, उसको रिप्रेजेंटेशन देने की एक कोशिश। देखिए, बीजेपी का अल्टीमेट एम ये है कि पिछड़ा वर्ग पूरा हमारे साथ आए, जिसमें यादव भी। लेकिन अभी बिहार की हम चूंकि बात कर रहे हैं, तो आरजेडी और तेजस्वी को छोड़ने के लिए यादव समुदाय तैयार नहीं है, लेकिन छोटा रिप्रेजेंटेशन ही सही उनको दिया गया है। उनके यादव समुदाय के लोग जीत कर भी आए हैं एनडीए में, बीजेपी और जेडीयू दोनों से। तो एक रिप्रेजेंटेशन है, ये नहीं है कि हमने आपका बाइकआउट कर रखा है कि हम किसी हालत में यादवों को टिकट नहीं देंगे और उनको जो है सत्ता में भागीदारी उम्मीद नहीं छोड़ी है। अभी कुल मिलाकर अभी यादव समुदाय से उम्मीद नहीं छोड़ी है। बिल्कुल नहीं, जितने एमएलए हैं यादव और राजपूत मैं कहूंगा, उस हिसाब से रिप्रेजेंटेशन कम है। पॉसिबल ये है कि अगले फेज में शायद उनका नंबर बढ़े, क्योंकि एमएलए जितने हैं आपको उनका रिप्रेजेंटेशन भी देना ही होगा। ये नहीं हो सकता कि एक ग्रुप जो जीत के ज्यादा बड़ी संख्या में आया है आप उसको माइनस कर दीजिए। आपने बाकी और बिहार यूपी जैसे राज्यों में तो आप ये कर नहीं सकते हैं, वो भी यादव समुदाय के पास, जिसके पास ऑप्शन है राजनीति के अंदर अपने प्रतिनिधित्व के तौर पर। अरविंद जी नहीं, लेकिन ये सोशल इंजीनियरिंग बीजेपी में यादव उनके फ्रंट पे नहीं है। उन्होंने अति पिछड़ों को फोकस किया है, दलितों को फोकस किया है, और अगड़े उनके लिए बेस सदा से हैं। तो अब की फोकस निश्चित रूप से अति पिछड़ों पे और दलितों पे दिखाई दे रहा है, वो भी नॉन पासवान जो दलित हैं उन पे, महादलित कहिए, और अति पिछड़ों पर। अति पिछड़ों का नंबर बहुत बढ़िया है और एकदम नए चेहरे आए हैं, मेरे ख्याल से उनसे काफी उम्मीद करनी चाहिए। बिल्कुल। तो ये नीतीश सरकार, ये 7वां मौका जब नीतीश कुमार ने शपथ ले ली बतौर सीएम के तौर पर, और इसी के साथ एक के बाद एक वो विधायक जिन्होंने मंत्री पद के तौर पर शपथ ली है। नीतीश कुमार सीएम, नीतीश कुमार के साथ दो डिप्टी सीएम, तारकिशोर प्रसाद, रेणु देवी, ये तस्वीर साफ हो चुकी है। तो अब की बार नीतीश सरकार, और वो नीतीश सरकार का ये शपथ ग्रहण समारोह जो मुकम्मल हो गया है।